लास्ट क्लास में जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में एक बैंकिंग ऑफ रोड का भी पार्ट आता है। उसको समझते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड में करते क्या। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग एक्चुअली दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहला होगा कि जब फ्रिक्शन नहीं है और दूसरा जब फ्रिक्शन होगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड में जो रोड होती है वो थोड़ी सी इंक्लाइन कर दी जाती है। और रोड को इंक्लाइन करने से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक कोन होता है और इसकी सरफेस में अगर कोई पार्टिकल या कोई ब्लॉक अगर मूव कर रहा होता एक सर्कल में, तो हमें कह सकते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है ये एक इंक्लाइंड सरफेस में हो रहा है। यही बैंकिंग ऑफ रोड का पार्ट होता है। अब रोड जिस एंगल पर बैंक होती है ये थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हम फोर्सेस की बात करें, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इनके ऊपर, तो इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा कहीं इस डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक mg का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये इस सर्कल का सेंटर होगा और सर्कल में मोशन के लिए हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक कर पाएँ तो हमको वो दोनों नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट अगर आ जाएंगे तो हम इसके डायनामिक्स के पार्ट को समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ फिर से बनाता हूँ। इसमें ये सरफेस इंक्लाइंड है जिसके ऊपर ये ब्लॉक या बॉडी मूव कर रही है। अगर ये ब्लॉक है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ बना दिया गया और mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड बना दिया गया, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से वो थीटा के बराबर है। तो अब इसके आगे के एनालिसिस के लिए हम इस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा। ये थीटा तो ये वाला थीटा क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, फिर एक छोड़ के 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर की तरफ आएगा, एक पार्ट नॉर्मल रिएक्शन का इस तरफ आएगा। तो जो इस तरफ पार्ट आता है उसको n cos थीटा कहते हैं, इस तरफ जो पार्ट आता है उसको n sin थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर ये बॉडी किसी स्पीड से v से मोशन कर रही है सर्कल में और इस सर्कल का रेडियस r के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगा है सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा, इस n sin थीटा को हम mv² कह सकते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा को आप mg कह सकते हो। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो डिवाइड करने पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, या v की वैल्यू हो जाएगी √rg tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि अगर ये पार्टिकल r के सर्कल में मूव कर रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, तो जितनी स्पीड से मूव करेगा वो स्पीड इतनी। ये एक सिंगल स्पीड है, मतलब ये स्पीड को बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। अगर उसको यहाँ पर r के रेडियस से मूव करना है तो इस रेडियस से मूव करने की यही स्पीड है। थीटा फिक्स है, थीटा को तो हम नहीं बदल सकते, ग्रेविटी फिक्स है। अगर कहीं आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, मतलब अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो ये ऊपर चला जाएगा और बड़े सर्कल में घूमने लगेगा, और वहीं अगर आपने स्पीड को घटा दिया तो वो नीचे आ जाएगा और छोटे सर्कल में घूमने लगेगा। तो जितनी स्पीड है उसके हिसाब से उसका रेडियस होगा, और हर स्पीड के लिए एक फिक्स रेडियस होगा। लेकिन वहीं अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड में फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं, तब क्या चेंजेस आते हैं उसको देखते हैं। फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करने से क्या होगा कि फ्रिक्शन का एक एडिशनल फोर्स भी आ जाएगा, जो कि हमको पता है कि जैसे कार एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन करती है तो फ्रिक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है,
इसके कारण सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल है। उसी तरीके से जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंक्लाइंड सरफेस में एक ब्लॉक मोशन कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था वो अभी भी लगेगा, mg लग रहा था वो अभी भी लगेगा। और क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्रिक्शन के आने से, इस बात को समझने के लिए वापस हम इसी फर्स्ट डायग्राम में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि अगर ये इस सर्कल में घूम रहा है आर के सर्कल में, तो जो स्पीड चाहिए वो इतनी चाहिए। अगर स्पीड को बढ़ा देगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसा तब जब फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा और ये अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ये अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, तो रेडियस भी बढ़ना चाहेगा। और रेडियस अगर बढ़ना चाहेगा तो क्या ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तभी बड़ा रेडियस होगा, तो इसकी टेंडेंसी आ जाएगी ऊपर की तरफ जाने की। लेकिन अगर ये सरफेस में फ्रिक्शन है, रफ है, तो ये सरफेस इसको ऊपर जाने से रोकेगी, और ऊपर जाने से रोकने के लिए इस सरफेस ने इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगाया होगा जो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक इसलिए होगा क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, टेंडेंसी है, ये ऊपर गया नहीं है, क्योंकि जब स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स आएगा जो उसको ऊपर जाने से रोकेगा। अब जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेडियस के बढ़ने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन ऊपर नहीं जाने देगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा कर दोगे तो यही फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, और उस केस में ये अपनी आपको ऊपर नहीं जाने देगा ये फ्रिक्शन, लेकिन उस समय जो उसकी स्पीड होगी सर्कल में घूमने की वो मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर आपने उससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो नीचे का फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, जिससे उसका रेडियस बढ़ जाए। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और एक समय आएगा कि जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी जिसमें वो सर्कल में घूम रहा होगा, और उससे ज़्यादा स्पीड हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ्रिक्शन अपने आप को मैक्सिमम लगाकर उसको उस सर्कल में घूमने दे रहा है। ठीक है, बाकी जैसे एंगल्स की बात है तो हमने लास्ट में भी देखा था कि ये एंगल थीटा के बराबर था, और ये इंक्लाइंड सरफेस थी तो ये थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो एफ एस का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट और नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे। नॉर्मल का कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ आएगा इसको एन कॉस थीटा कहोगे, नॉर्मल का कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा इसको एन साइन थीटा कहेंगे। लेकिन साथ साथ फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आएगा, ये थीटा का एंगल है, तो ये आ जाएगा एफ एस मैक्स साइन थीटा, और फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आएगा एफ एस मैक्स कॉस थीटा। ठीक, तो अब जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल में मोशन अभी भी हो रहा है। ठीक है, और अब ये जो सर्कल में मोशन हो रहा है इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये दो फोर्स मिल के दे रहे हैं। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अब एन साइन थीटा जो पिछले केस में अकेले देता था, यहाँ पे उसके साथ एक और फोर्स जुड़ गया है, और ये दोनों मिलके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हो। अगर यहाँ पे दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं तो ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे, और ब्लॉक का वर्टिकल मोशन नहीं हो पा रहा है तो ये फोर्स ऊपर और नीचे के बैलेंस होंगे। अगर हम फोर्स को बैलेंस करें तो ऊपर का फोर्स है एन कॉस थीटा, और नीचे का फोर्स है एफ एस मैक्स फ्रिक्शन की स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, ये आ जाएगा रिलेशन। अब आपको ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिखते क्या है, म्यू इंटू एन लिखते हैं। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को म्यू इंटू एन लिखते हैं तो यहाँ अगर हम पुट कर दें तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी। उसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखें तो एन साइन थीटा लग रहा है सेंटर की तरफ, एफ एस मैक्स कॉस थीटा लग रहा है सेंटर की तरफ, और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स को आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। अगर ये सेकेंड इक्वेशन है और मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, पुट करने के पहले एक स्टेप और चले जाते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन की
मैक्सिमम वैल्यू को म्यू एन लिख देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से एन को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर से आया है इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और पुट करने पर ये हो जाएगा एम जी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम और एम का टर्म कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर और नीचे अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये टेन थीटा प्लस म्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा प्लस म्यू, और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। और अगर मैं आर को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा, जी पहले से था, आर भी आ जाएगा, तो ये वी स्क्वायर, और ये वी मैक्सिमम स्पीड है क्योंकि हम लोग मैक्सिमम स्पीड वाला केस सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, और ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो सर्कल में घूम सकता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस इसमें कंसीडर करें कि मिनिमम स्पीड क्या होगी, जैसे मैक्सिमम स्पीड है वैसे मिनिमम स्पीड को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मिनिमम स्पीड में होगा क्या, वापस हम फर्स्ट डायग्राम में आएंगे, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट डायग्राम में आएंगे तो हमने ये सीखा कि अगर कोई फ्रिक्शन नहीं था तो इतनी स्पीड से इतने रेडियस में चलेगा, स्पीड घटाएंगे तो रेडियस भी घटना चाहेगा, और अगर रेडियस घटना चाहेगा तो ये नीचे आना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और उसको नीचे आने से रोकेगा। तो हम स्पीड को घटाते जाएंगे, रेडियस नहीं घट पाएगा, फ्रिक्शन ऊपर लगता रहेगा और उसको नीचे आने से रोकता रहेगा। अगर हम स्पीड को बहुत कम कर देंगे तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा बट नीचे नहीं आने देगा, और अगर हम उससे भी कम स्पीड कर देंगे तो फ्रिक्शन अब रोक नहीं पाएगा, वो नीचे चला आएगा। इसका मतलब जो डिस्कशन होगा मिनिमम स्पीड का, उसमें ये फ्रिक्शन जो नीचे लग रहा था ये फ्रिक्शन ऊपर चला जाएगा। और अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस केस में, तो ये इंक्लाइन सरफेस हो गई, ये यहाँ पर ब्लॉक या बॉडी हो गई, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और फ्रिक्शन जो है इस केस में ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि ब्लॉक नीचे आने की टेंडेंसी रखेगा। स्पीड को घटाते जा रहे हैं और मिनिमम स्पीड के केस में ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे लग के उसको नीचे आने से रोकेगा। बाकी उसी तरीके से हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे जैसे हमने वहाँ पे किया था। ये एंगल थीटा का है, ये 90 माइनस थीटा का है, ये थीटा का है, ये 90 माइनस थीटा का है, ये थीटा का है। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स अगर हम लेते तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाता है एन कॉस थीटा का, इस तरफ कंपोनेंट आता है एन साइन थीटा का। फ्रिक्शन के कंपोनेंट लेते हैं, इस तरफ कंपोनेंट आता है एफ एस मैक्स कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट लेते तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाता एफ एस मैक्स, मैं इधर लग देता हूँ, इसका कंपोनेंट आ जाता एफ एस मैक्स साइन थीटा। अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकल के फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे। ये इंक्लाइन सरफेस थी, एंगल थीटा था, वर्टिकल के फोर्सेस अगर बैलेंस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा ऊपर प्लस एफ एस मैक्स साइन थीटा ऊपर, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे। एफ एस मैक्स की वैल्यू आपको पता ही है कि म्यू इंटू एन होती है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये पहली इक्वेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इस तरफ लग रहा है एन साइन थीटा, लेकिन एफ एस मैक्स वो अपोजिट लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंटर की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स, तो ये सेंटर है, इस तरफ ये लग रहा है, लेकिन एफ एस मैक्स कॉस थीटा रोक रहा है। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहा जा सकता है, एन साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेकंड इक्वेशन होगा, ठीक है। बाकी एफ एस मैक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो हमको पता है, ये हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ से अगर हम एन को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये जो एन था इसको लाके हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो एन को हमने जैसे ही यहाँ पुट किया तो ये हो जाएगा एम जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम और एम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा माइनस म्यू, और ये कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस म्यू टेन थीटा। और यहाँ से अगर हम चीज़ों को अरेंज करें तो v की वैल्यू मैं अगर लिखता हूँ अरेंज करने के बाद तो ये आएगी जी आर, यहाँ पे होगा टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। और ये कौन सी स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड, ठीक है। तो अगर ध्यान दो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के फॉर्मूले में, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला इसी तरीके था, बस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। और मिनिमम स्पीड के फॉर्मूले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। तो अगर एक पार्टिकल आर के रेडियस में घूमना चाहता है बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन में, अगर कोई पार्टिकल आर के रेडियस में घूमना चाहता है तो कम से कम इतनी स्पीड में घूम सकता है, ज्यादा से ज्यादा उतनी स्पीड में घूम सकता है। इनके बीच में वो कोई भी स्पीड लेगा तो उस सर्कल के रेडियस में घूम पाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बस एक ही स्पीड है सर्कल में घूमने की, वह है रूट ओवर जी आर टेन थीटा, जो आप म्यू को 0 पुट कर दोगे तो अपने आप आ जाएगी। फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब म्यू 0 होना, तो फिर म्यू को 0 पुट करके भी आ जाएगी। या आप समझें कि फ्रिक्शन होगा तो मिनिमम स्पीड इतनी है और मैक्सिमम स्पीड जो हमने निकाली थी, ठीक है। जैसा अभी तक हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला सीखा कि सर्कल में घूमने के लिए अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी सर्कल में घूमने की और मिनिमम स्पीड कितनी होगी सर्कल में घूमने की, वो हमने फाइंड आउट किया। और हमने ये सीखा कि अगर कोई सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो मैक्सिमम स्पीड जिससे वो सर्कल में घूम सकता है उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ गया था जी आर टाइम्स टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। और जो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाला वो आ गया था रूट ओवर जी आर टाइम्स टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो दोनों फॉर्मूले एक ही तरीके के हैं अगर आप ध्यान दें, बस एक अंतर है कि यहाँ पे प्लस ऊपर है या माइनस नीचे है, और यहाँ माइनस ऊपर है और ये प्लस नीचे है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड है सर्कल में घूमने की। अब अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और रोड इंक्लाइंड है इस तरीके से, तो हमने ये कहा कि इस रोड का इंक्लिनेशन जो हॉरिजॉन्टल से है वो एंगल थीटा का है, जिसको बैंकिंग एंगल कहते हैं। और जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा तो इसके घूमने की जो मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड आएगी वो इसके बराबर होगी। और जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका जो रेडियस होगा वो आर के बराबर, ठीक है। हमको ये भी पता है कि अगर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी होता है, मतलब हम इसकी एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो आप ये कह सकते हो कि सर्कल में घूमने के लिए इसके पास एक एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, जो उसको सर्कल में घुमा रही होगी। और ओमेगा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है v ओवर आर, ठीक है। अब अगर हम v की वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसी तरीके से हम ओमेगा मैक्स निकाल सकते हैं और ओमेगा मिनिमम भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, इस v को r से डिवाइड करना है। तो जब r से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे बस एक अंतर आएगा, जब r से डिवाइड कर देंगे तो ये g रूट ओवर जी आर था और r से और डिवाइड हो जाएगा तो ये g डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। बाकी वही रहेगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। और ओमेगा मिनिमम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ओवर जी बाई आर टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है।
ये ओमेगा मिनिमम और ओमेगा मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आ गई तो मैक्सिमम मिनिमम एंगुलर स्पीड भी आ जाएगी। कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius 10 meter on a surface of mu is equal to 0.5 and banked at an angle of 45 degrees. Find V max and V मिनिमम। ठीक है, तो यहां पर हमको मैक्सिमम मिनिमम स्पीड निकालनी है और मैक्सिमम स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है कि रूट ओवर जी आर टाइम्स tan थीटा प्लस म्यू। तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, म्यू 0.5 है, तो tan 45 डिग्रीज प्लस 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 इंटू tan 45 डिग्रीज। ठीक है, tan 45 डिग्री आपको पता है कि 1 होता है, g की वैल्यू 10 है, रेडियस भी आपको दिया हुआ है 10 मीटर के बराबर, तो 10 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन 10 बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5, तो ऊपर 1.5 नीचे 0.5, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3। ये मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी सर्कल में घूमने की। भाई अगर हमें मिनिमम स्पीड चाहिए तो फॉर्मूले में यहाँ पे रूट ओवर जी आर आता है, बट यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू, तो tan 45 डिग्री माइनस 0.5 1 प्लस 0.5 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 10 tan 45 डिग्री माइनस 0.5 मतलब 1 माइनस 0.5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। तो ये 0.5 डिवाइड 1.5 इज इक्वल टू 10 बाई रूट 3। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड जिससे सर्कल में घूम सकता है वो इतनी है, मिनिमम स्पीड जिससे सर्कल में घूम सकता है इतनी है। किस सर्कल में घूमना है? जिस सर्कल का रेडियस 10 मीटर है, तो 10 मीटर के सर्कल के रेडियस में घूमने की ये मैक्सिमम स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है, और इनके बीच में और कोई भी स्पीड होगी तो वो सर्कल में घूम पाएगा। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट at which a particle can move in on the surface of the cone in a radius r if friction is absent and speed is v। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड की ही प्रॉब्लम कही जाएगी, क्योंकि कोन की जो सरफेस होती है वो इंक्लाइंड होती है, और अगर इस कोन के सरफेस में एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हो सकता है पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूम रहा हो, और अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो ये पूछता है कि ये कितनी हाइट में घूम रहा होगा। ये दिया है कि इसका रेडियस कितना है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है और पूछता है कि अगर ये v की स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। बैंकिंग ऑफ रोड में हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी सरफेस थीटा के एंगल पर इंक्लाइंड है और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो स्पीड होती है घूमने की वो होती है रूट ओवर जी आर tan थीटा। ठीक है, इसमें म्यू 0 होता है, तो अगर आप मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड के फॉर्मूले में म्यू को 0 भी कर दोगे तब भी आपको ये स्पीड मिल जाती है। तो ये स्पीड होती है, और tan थीटा में थीटा ये एंगल है। अगर आप इसमें देखें तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप इस एंगल को भी थीटा कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और फिर अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई r।
तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर जी आर टेन थीटा की वैल्यू h डिवाइडेड बाई आर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई जी। मतलब हमको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने रेडियस में घूम रहा होगा, चाहे वो कितनी भी रेडियस में घूम रहा हो, अगर वो v की स्पीड होगी तो उसका हाइट जो होगी वो वी स्क्वायर बाई जी के बराबर होगी। अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो हाइट भी बढ़ जाएगी, स्पीड घटा दोगे तो हाइट घट जाएगी, और जो हाइट होगी उसकी वैल्यू इसके बराबर कही जा सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं और अब हम देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम में एंगुलर स्पीड का यूज करना होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर में अगर आप कोई भी पार्टिकल यहां पे रख के छोड़ देते या यहां रख के छोड़ देते तो क्या वो स्लिप करके नीचे आ जाता? ठीक है, अगर यहाँ पार्टिकल रख के छोड़ दिया जाता तो वो स्लिप करके नीचे आ जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इस हेमिस्फीयर को एक सर्कल में घुमाते हैं, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है ये यहीं पर रुका रह जाए और ना गिरे, बिना स्लिप किए वहीं पर वो भी सर्कल में घूमने लगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगुलर स्पीड of hemisphere such that the small particle does not slip on its surface at given position। ठीक है, ये भी दिया है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट। फ्रिक्शन अभी एब्सेंट है, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तब भी हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे ये सीख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो हेमिस्फीयर है, जब हम इसको सर्कल में घुमाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ पर सर्कल में घूमने लगे एट द गिवन पोजीशन। मतलब आपको कुछ और इंफॉर्मेशंस भी दी होंगी, जैसे आपको ये बताया गया है कि ये एंगल इसने थीटा का बनाया है, और आपको ये भी बताया गया है कि हेमिस्फीयर का रेडियस आर के बराबर। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है? एक तो ये है कि हम पूरा फोर्स लिखें और फिर हम लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखें, क्योंकि सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा होगा, पूरी एनालिसिस करें। या दूसरा हम ये समझें कि इसको बैंकिंग ऑफ रोड की प्रॉब्लम की तरह कंसीडर करें। और बैंकिंग ऑफ रोड की प्रॉब्लम की तरह कंसीडर करने का मतलब है कि ये एक ऐसी सरफेस बनाए जो उसको टच करके जाए, और फिर हम ये मान लें कि ये जो पार्टिकल है ये इस सरफेस में घूम रहा है जिसका बैंकिंग एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसा सोचें कि अगर ये एक तरीके से कोनिकल सरफेस होती तो ये कोनिकल सरफेस में इस तरीके से घूम रहा होता, इस तरीके से घूम रहा होता। ठीक है, और अगर ये बैंकिंग ऑफ रोड की मैं प्रॉब्लम की तरह बात करूं तो आप इस बैंकिंग ऑफ रोड में बस ये समझना है कि ये एंगल अगर हमको मिल जाए तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको ये पता है कि जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो v होता है रूट ओवर जी आर टेन थीटा, और ओमेगा की वैल्यू को हम v डिवाइडेड बाई आर अगर कर दें तो ये हो जाएगा g टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, बस ये याद रखना कि आर वो रेडियस है सर्कल का जिस सर्कल के रेडियस में वो घूमेगा, और ये जिस सर्कल के रेडियस में घूम रहा है उसका रेडियस है कितना, तो ये वो रेडियस है जिसमें ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल आप देख सकते हैं, और अगर ये आर है, ये थीटा है, ये आर है, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। मतलब पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये पार्टिकल जिस भी सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस आर साइन थीटा के बराबर है,
तो ये जो r हमने लिखा है इसकी जगह r sin थीटा आएगा जो उसका रेडियस है। g जैसा है वैसे ही रहेगा। अब थीटा हमें ये पता करना है कि ये बैंकिंग ऑफ रोड का एंगल कितना है। तो अगर ये एंगल इन्होंने दे दिया है, मान लो थीटा नहीं दिया है, कुछ और दे दिया है, मान लो इन्होंने कहा है कि ये एंगल अल्फा का है और हमने ये एंगल थीटा माना है, तो इस फॉर्मूले में ये थीटा आता है, लेकिन हमको गिवन एंगल अल्फा है तो हमें थीटा और अल्फा में रिलेशन निकाल कर थीटा को हटा के अल्फा लिखना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का यूज़ करें तो हम उस एंगल पर पहुंच भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल आपको जो दिख रहा है वो अल्फा हो जाएगा। अल्फा ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो इस एंगल को भी हम अल्फा कह सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड में ये थीटा की वैल्यू हमको निकल के आ गई अल्फा के बराबर, ठीक है, और जो रेडियस निकल के आ गया वो निकल के आ गया r sin थीटा के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी r sin अल्फा के बराबर, आई एम सॉरी, क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा है तो उसको r sin अल्फा, ठीक है। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर g tan अल्फा डिवाइडेड बाई r sin अल्फा। अब tan अल्फा होता है sin अल्फा बाई cos अल्फा, तो sin अल्फा और sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा g डिवाइडेड बाई r cos अल्फा। ये ओमेगा हो जाएगा जिस ओमेगा से हम इसको सर्कल में घुमा सकते हैं। सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये कह देता कि इस सरफेस में फ्रिक्शन है और मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करो, तो आपको फॉर्मूला मैक्सिमम मिनिमम एंगुलर स्पीड का आपको पता ही है जो मैंने कुछ देर पहले बताया, रूट ओवर g बाई r tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करोगे, बस रेडियस की जगह r sin अल्फा पुट करना है, थीटा की जगह अल्फा पुट करना है और अगर फ्रिक्शन होता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तो हम क्या कह सकते थे, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती रूट ओवर g डिवाइडेड बाई r sin अल्फा। रेडियस की जगह r sin अल्फा, यहाँ पे आता tan अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan अल्फा। समझ में आ रही बात? थीटा की जगह अल्फा रख दिया गया है और रेडियस की जगह r sin अल्फा। उसी तरीके से मिनिमम एंगुलर स्पीड अगर पूछी जाती इन केस अगर फ्रिक्शन होता तो वही फॉर्मूला g बाई r sin अल्फा, यहाँ पे आ जाता tan अल्फा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan अल्फा, ठीक है। ये ओमेगा मैक्सिमम ओमेगा मिनिमम के फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। जैसा आज हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे कि अगर उसकी स्पीड बदलने लगती है तो स्पीड के बदलने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। सर्कल में अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही है। अब दोनों एक्सेलरेशन हैं तो दो तरीके के फोर्स भी होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, और उन दोनों की डायनेमिक्स के बारे में हम लोग कंबाइंडली स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।